नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है फिर से हमारे एक नए वीडियो में। यूपी एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम देने के बाद आपको पता है कि दिसंबर माह में जितनी परीक्षाएँ हुई थी, उन सभी परीक्षाओं के रिज़ल्ट आ चुके हैं, जिसमें सबसे पहले रिज़ल्ट आया था मैथ और हिंदी का और उसके बाद 4 सब्जेक्ट्स का एक साथ रिज़ल्ट आया जिसमें साइंस, संस्कृत, होम साइंस और कॉमर्स है। और इन सभी का जो रिज़ल्ट रहा है बड़ा अप्रत्याशित रहा है। किसी भी सब्जेक्ट में आपको 15 गुना अभ्यर्थी नहीं मिले हैं, ये तो आपको पता ही चल चुका है। बट मेन दिक्कत आपकी ये है कि इन सभी एग्ज़ाम्स के बाद जो एग्ज़ाम्स जनवरी में हुए हैं, जैसे ख़ासकर बात की जाए इंग्लिश की, एसएसटी की और बाकी सारे सब्जेक्ट्स की, तो उनमें क्या रिज़ल्ट रह सकता है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा थे और ज़ाहिर-सी बात है जब नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं, तो फिर ये अनुमान लगाया जाता है कि क्या उनका भी रिज़ल्ट अपेक्षाकृत वैसा ही होगा जैसा बाकी सारे सब्जेक्ट्स का हुआ है। तो यकीन मानिए ये बिल्कुल सच है कि उनका भी रिज़ल्ट अप्रत्याशित रह सकता है। क्यों रह सकता है? उसके कुछ आंकड़े मैं यहाँ पर इन विषयों के साथ लेकर आया हूँ, जिसमें पहला पॉइंट है गर्ल्स और बॉयज़ का आवेदन कट ऑफ किसका ज़्यादा हो सकता है? अपनी कैटेगरी में ही 15 गुना अभ्यर्थी, कोचिंग वालों का स्टूडेंट्स को क्रिटिसिज़्म, जीएस का रोल नेक्स्ट यूपी जीआईसी एग्ज़ाम में और यूपी एलटी ग्रेड से यूपी जीआईसी के लिए क्या सीख हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं गर्ल्स और बॉयज़ के आवेदन के कट ऑफ के लिए। तो ये देखिएगा पहली चीज़ जो है, आप सभी ने अपनी-अपनी कैटेगरी में आवेदन किया होगा और अपनी कैटेगरी में इस पॉइंट को पहले लेते हैं जहाँ पर आपको पता होगा जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एससी एंड एसटी। तो यहाँ पर सभी बॉयज़ ने और गर्ल्स ने और यहाँ पर सभी बॉयज़ एंड गर्ल्स ने, इन सभी भाई-बहनों ने अपने-अपने आवेदन किए हैं। फ़र्क पता है क्या हो रहा है? फ़र्क ये हो रहा है, आप आंकड़े देखिएगा कि आवेदन करने के बावजूद जो बॉयज़ के आवेदन हैं, वो अपेक्षाकृत कम हैं, बट इनकी जो सीट है, वो ज़्यादा है। और यहाँ पे जो गर्ल्स के आवेदन हैं, यहाँ पर आप देखेंगे इनकी सीट कम है और इनकी सीट कम है और इनकी जो संख्या है, वो ज़्यादा है। तो अब आप देखिएगा कि अगर बॉयज़ की संख्या कम हो जा रही है और सीट ज़्यादा है और गर्ल्स की सीट कम है और संख्या ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो कॉम्पिटिशन का टफ़नेस है, वो तो गर्ल्स के लिए ज़्यादा है ना। वो चाहे जनरल की हो, ओबीसी की हो या ईडब्ल्यूएस की हो। और ऑब्वियस सी बात है अगर आपने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफ़िकेट बना के करा है, तो आपकी मेरिट और ज़्यादा हाई चली जाएगी। तो अगली बार से जब हम कोई एग्ज़ाम्स का फॉर्म भरें, उसमें हमें बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहना है कि हम किस तरीके का फॉर्म भर रहे हैं। हम जनरल में भर रहे हैं या ईडब्ल्यूएस में भर रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखिएगा सीट भी कम है, संख्या ज़्यादा है, तो इनकी मेरिट ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा चली जाएगी। यहाँ पर अगर 80-85 में सिलेक्शन हो, मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पर आप सोचेंगे कि अगर ये देखिए 85 पे सिलेक्शन हो गया और आप लेके आ रहे हैं 82, तो आपको रियलाइज़ होगा मेरे 82 आए और मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? बट एक्चुअली आप देखिएगा उस कैटेगरी में जब 15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जा रहा है, तो वहाँ सीट भी तो कम है और यही चीज़ होगा यहाँ पर बॉयज़ के साथ। बॉयज़ पर यहाँ पे संख्या कम है, लेकिन जब सीट ज़्यादा है तो वो मिनिमम क्वालीफाइंग मार्क्स को पार नहीं कर पाएँगे, तो उनकी सीटें भी खाली चली जाएँगी, लेकिन ऐसा बहुत कम है। मैं फिर से बता दूँ दोस्तों, ऐसा बहुत कम है जो हमारे जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के भाई-बहन हैं, उनकी सीटें खाली जाने के जो चांसेस है वो बड़े कम हैं। खाली जाने के कुछ चांसेस सिर्फ़ जनरल में है, इसके अलावा और कहीं नहीं है। लेकिन यहाँ एससी-एसटी की बात करें, तो यहाँ पर 35% जिसका 52.5 मतलब 105 नंबर, दुगना करने की बात कर रहा हूँ मैं। एक्चुअल में तो 52.5 ही चाहिए, बट दुगना करने पे ये आंकड़ा 105 नंबर बैठता है। तो ये इतने अगर क्वालीफाई मार्क्स लेकर आ पाएँ, तो यकीन मानिए ये क्वालीफाई कर जाएँगे, अदरवाइज़ इनकी भी सीटें खाली चली जाएँगी, क्योंकि अभ्यर्थियों को अपनी ही कैटेगरी में 15 गुना 15 गुना लोगों को लेना है। और लास्ट टाइम मैंने बताया था ये बात आपको कि ओवरलैपिंग किसी भी तरीके से नहीं होगी। एक आंकड़ा मैं आपके सामने यहाँ रख रहा हूँ, ये मैंने आपके लिए पिछली बार भी प्रस्तुत किया था कि शायद आप अगर आप भूल गए हो तो मैं फिर से याद दिला दूँ। एलटी ग्रेड में टोटल इंग्लिश में 1,11,264 आवेदन हुए थे
और 1,11,264 आवेदन में 53.50 ने ही परीक्षा दी थी। ठीक है, अब देखिए आधे से ज़्यादा लोगों ने परीक्षा तो छोड़ दी है, तो आपका कॉम्पिटिशन जो है वो 59,527 लोगों में है। अब 59,527 लोगों में 653 टोटल सीट्स मिली थी इंग्लिश सब्जेक्ट को, जिसमें से 540 हमारे मेल का था और 113 हमारे फीमेल का था। अब देखिए फीमेल की सीट्स और मेल की सीट्स लगभग 5 गुना का अंतर आ जा रहा है। अब यहाँ पे 8100 लोगों को बुलाया जाएगा और यहाँ पे 1695 जो टोटल आंकड़ा बनता है 1600 सॉरी 9795। तो आप ये देखेंगे कि आंकड़े खुद बता रहे हैं कि यहाँ पर सीटें ज़्यादा यहाँ पर कम है और जो रिजल्ट बनकर आ रहा है बॉयज़ और गर्ल्स का अलग तो बन के आ नहीं रहा है। वो तो सीधे एक रिजल्ट जारी कर दे रहे हैं और आपने अगर किसी भी सब्जेक्ट का जो यहाँ पर सब्जेक्ट दिए गए हैं हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस सॉरी होम साइंस, संस्कृत एंड कॉमर्स, इनमें से किसी भी सब्जेक्ट का रिजल्ट अगर आप उठा के देख लें तो उस पीडीएफ के लास्ट में टोटल आंकड़े लिखे होते हैं कि कितने स्टूडेंट्स को वहाँ उन्होंने क्वालिफाई कराया है। 1000, 2000, 1200, 1500 या साइंस की बात कर ले तो 329 कितने स्टूडेंट को करवाया उन्होंने, पीडीएफ के सबसे लास्ट में उन्होंने वो लिखा रहता है। और प्रेस विज्ञप्ति जो पीडीएफ की स्टार्टिंग में होती है वहाँ पे भी पूरा एक डायग्राम बनाया होता है उन्होंने कि हाँ इतने स्टूडेंट थे, इतने अपीयर हुए, इतने लोग क्वालिफाई हुए और उसी पैराग्राफ 1 के लास्ट में एक लाइन लिखी होती है कि 15 गुना अभ्यर्थी भी हमें इस में नहीं मिल पाए। अच्छा वहाँ पर एक चीज़ और होती है कि अपनी ही कैटेगरी में वहाँ अगर आप उस इन सभी के रिज़ल्ट्स को ध्यान देखेंगे तो वहाँ साफ-साफ लिखा रहता है कि अपनी ही कैटेगरी में उन्हें 15 गुना अभ्यर्थी नहीं मिल पाए। तो जब अपनी कैटेगरी में 15 गुना अभ्यर्थी नहीं मिल पाए, तो वो ओवरलैपिंग की तो बात कर ही नहीं रहे वहाँ पे। तो मुझे लगता है ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद गर्ल्स और बॉयज़ किसका कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है, तो ये जो बातें मैंने यहाँ पर बताई आपको, तो बॉयज़ का जो कट ऑफ है इन कंपैरिज़न टू गर्ल्स ये कम जा सकता है और गर्ल्स का कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है। इनकी मैं फिर से बता दूँ, इनकी सीट जो है ये कम है और आवेदन जो है वो ज़्यादा है और यही उल्टा यहाँ पर हो रहा है, इनकी जो सीट है वो ज़्यादा है और आवेदन कम है। तो ऑब्वियस सी बात है, इनकी जो मेरिट है वो थोड़ी-सी लो जाएगी और इनकी जो मेरिट है वो थोड़ी-सी हाई चली जाएगी। इस चीज़ के लिए आप बेफ़िक्र रहिए। आप बस ये शुक्र मनाइए कि आपका जब रिज़ल्ट आए तो उस रिज़ल्ट में आपका बस नाम हो। अब इस कट ऑफ का जो चक्कर है वो आपका मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा पॉइंट 1 और पॉइंट 2 से। तीसरी चीज़ जो बहुत बेकार लग रही है इन दिनों, कोचिंग वालों का स्टूडेंट्स को क्रिटिसिज़्म। अब जब पढ़ाने की बात आई थी या सारी चीज़ों की बात आई थी, तो इसका 2 पहलू है। पहला पहलू कि आपने उस टाइम तो कोर्स ले लिए और बच्चों को पढ़ाया भी, सब कुछ किया, लेकिन उन्हें जो बुक्स की चीज़ें थीं, उन्हें बुक्स की चीज़ों से अलग कर दिया और लगातार क्रिटिसिज़्म होता रहा कि नहीं, अब आप लोग योग्य अभ्यर्थी नहीं हैं। जैसे साइंस की ही बात कर लें कि आप योग्य अभ्यर्थी नहीं हैं, आप 40% का क्राइटेरिया पार नहीं कर पा रहे हैं। हमें ये कहना है कि ऐसा तो नहीं है कि सारे विद्यार्थी खराब हैं। अरे! कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो अपनी ओएमआर से बात रखने के लिए तैयार हैं, उन्हें बात रखने का मौका ही नहीं मिल रहा है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था कि जिन किसी विद्यार्थी को ऐसा लगता है, वो अपना ओएमआर ईमेल के थ्रू आयोग को उनकी ईमेल आईडी पर भेज दें, तो वो अपनी बात रखने के लिए तैयार है। लेकिन बहुत बार ऐसा क्या होता है कि स्टूडेंट अकेला होता है, ठीक है? हम जानते हैं कि अकेला इंसान बहुत कुछ कर सकता है, बट कहीं उस लेवल पर अपनी बात पहुँचाने के लिए स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि अगर कोई बड़ा मंच उसे मिल जाए, उस बड़े से मंच पे, बड़े से स्टेज पर अगर उसकी बात रखी जाए, तो बात ऊपर तक पहुँच सकती है आसानी से और कम समय में। जहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए 1-1 मिनट बड़ा कीमती होता है, वहाँ पर उसकी बात अगर आसानी से ऊपर तक पहुँच जाए तो अच्छी चीज़ होगी। लेकिन आप उनका क्रिटिसिज़्म मत करिए कि एक भी योग्य अभ्यर्थी नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर कोई बच्चा अपनी बात कह रहा है, तो इसका मतलब उसकी बात में कुछ दावे होंगे। बस हमें ये देखना है कि उन दावों की पुष्टि सही तरीके से हो पा रही है कि नहीं। इसीलिए तो वो आपके पास आए हैं, इसीलिए तो उन्होंने आपका कोर्स खरीदा था, इसीलिए तो वो आपसे अपनी बात रख रहे हैं। अदरवाइज़ बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं, लेकिन आप बड़े प्लेटफ़ॉर्म हैं और जो बड़े प्लेटफ़ॉर्म होते हैं, उनकी बातें काफ़ी अच्छी तरीके से सुनी जाती है, उनकी बातों को वैल्यू दी जाती है। तो अभी
आप स्टूडेंट को क्रिटिसाइज़ ना करें, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान है और यकीन मानिए जो बाकी सारे सब्जेक्ट से जो एग्ज़ाम जनवरी में हुए हैं, अगर उनके साथ भी ऐसा हो कि रिज़ल्ट आने के बाद 1-2 दिन तक शोक मनाएँ, उसके बाद स्टूडेंट को क्रिटिसाइज़ करें, तो ये ठीक नहीं है। तो मैं स्टूडेंट्स आपसे यही कहूँगा, प्लीज़ फ़ोकस ऑन योर बुक्स। यही आपके लिए आपके सच्चे दोस्त हैं और आपके सच्चे कोचिंग हैं। इसके अलावा और कोई आपका नहीं है। बुक्स पे रिलाय करिए जैसे आप पहले करते थे, जैसे आप बुक से तैयारी करते थे, वही आपको हेल्प कर सकता है। अब जीएस का रोल नेक्स्ट यूपी जीआईसी के एग्ज़ाम में अगर इसकी बात की जाए, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा कि जैसे इस बार लोग कह रहे हैं कि जीएस में 40% अंक लाना अनिवार्य है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे खुद के बहुत सारे दोस्त ऐसे रहे हैं जिनका जीएस में 40% अंक मतलब अगर 30 का 40 अगर 12 नंबर हो रहे हैं, ठीक है? तो 12 नंबर लाए बिना भी उन्होंने 2 क्वेश्चन सही किए हैं, 4 सही किए हैं, 5 सही किए हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन हो गया है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप जीएस के चक्कर में मत पड़े रहें, आपका सिलेक्शन आपके सब्जेक्ट से भी हो जा रहा है। अगर आप क्वालीफाइंग नंबर 35% अंक रिज़र्व्ड कैटेगरी के लिए और 40% अंक अनरिज़र्व कैटेगरी के लिए अगर आप लेकर आएँ तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट यूपी जीआईसी एग्ज़ाम में आप ऐसी गलती ना करें। अगर आपके मन का भ्रम बना हुआ है कि जो ये जीएस वाले एग्ज़ाम में 40% अंक लाना अनिवार्य है, तो अभी भी समय आपका नहीं गया है। 2 से 3 महीने का समय है। उस 2 से 3 महीने में 1 से 2 घंटे आप डेली पढ़ाई करते रहें, डेली पढ़ाई करते रहें और आप यकीन मानिए चाली ये जीएस के 40% ओवरऑल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो उसमें जो आपके लिए 30 नंबर ये, 120 नंबर ये, तो यहाँ पर आप कोशिश करिए कि इतना पढ़ें कि कम से कम 12 से 15 प्लस लेकर आने की कोशिश करें। और यहाँ पे आपका खुद का सब्जेक्ट है, तो कोशिश करिए कि यहाँ 70 टू 80 लेके आने की कोशिश करें क्योंकि इसका 40% अंक मतलब 60 नंबर तो खुद ही क्वालीफाई है, तो 60 नंबर आप क्यों लेके आएँगे? 70 से 80 यहाँ लेकर आइए, 12 से 15 आप यहाँ लेकर आइए। आप खुद ही क्वालीफ़ाई कर जाएँगे, आपको अगर ऐसा लगता है कि इसमें भी क्वालीफ़ाइंग मार्क्स है तो। क्योंकि क्वालीफ़ाइंग मार्क्स जैसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ़ हमारे मन का भ्रम है कि इतने मार्क्स हम लेकर आएँगे तो ही हमारा सिलेक्शन हो पाएगा, इतने मार्क्स हम लेकर नहीं आएँगे तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। आप सिर्फ़ अभी से लग जाइए, कोशिश करिए आप कोई लूसेंट की बुक ले लीजिए या मार्केट में घटना चक्र या यूथ या कोई भी ऐसी किताब आती है जहाँ पर आपको जीके जीएस पिछले 1 साल का कवर होता हुआ दिखाई दे, उसको आप कर लीजिए। इसके अलावा आप एक चीज़ और देख सकते हैं, यूपी का एग्ज़ाम है तो जितने भी यूपी के जो फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड टाइप के जो एग्ज़ाम हुए हैं, लोक सेवा आयोग की तरफ से उनके पीवाईक्यू को आप देखते रहिए। रोज़ 1-2 घंटा आप देखते रहेंगे, यकीन मानिए 2 से 3 महीने में आप पूरा का पूरा ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे और कम से कम 12 से 15 नंबर तो आप टैकल कर ही जाएँगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करें यूपी एलटी ग्रेड एग्ज़ाम से यूपी जीआईसी के लिए क्या सीख हो सकती है। तो यहाँ पर सीख की बात सिर्फ़ और सिर्फ़ इतनी है कि अगली बार जब आप आपने आवेदन तो कर ही दिया है, लेकिन अगली बार से जब कभी ऐसा कुछ हो, तो आप देखिएगा कि अपनी कैटेगरी में आपकी कितनी सीट्स आई हैं, आपको ईडब्ल्यूएस में आवेदन करना है कि जनरल के लिए आवेदन करना है, ये मैं अगली भर्तियों की बात कर रहा हूँ। और वो कैटेगरी आपको फ़ायदा दिला सकती है कि आपको नुकसान दिला सकती है। इसके अलावा आप आपका जो सब्जेक्ट है उस पे तो आप कमांड कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप जीएस पर भी क आप कमांड करते रहें क्योंकि यही आपके लिए मेन एरिया होगा जहाँ पर आप कुछ बेहतर कर सकते हैं और आप बेहतर नंबर लेके आ सकते हैं। एक चीज़ और मैं जाते-जाते कहूँगा कि आपने जितने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं, उन सारे एग्ज़ाम का आप एनालिसिस करना स्टार्ट करिएगा और एनालिसिस करने के बाद कोशिश करिएगा जो 1 टियर वाले एग्ज़ाम हैं, 1 टियर वाले एग्ज़ाम जैसे आपका यूपी टीजीटी हो गया और इसके अलावा डी ट्रिपल एसबी टीजीटी हो गया। अभी फ़िलहाल तक के लिए यही 2 एग्ज़ाम ऐसे हैं पूरे भारतवर्ष में जो 1 टियर एग्ज़ाम हैं। कुछ नहीं करना है, सिर्फ़ एक बार आपको जी-जान लगाना है और सिलेक्शन ले लेना है। और ऐसे एग्ज़ाम में ना मेंस ना इंटरव्यू ऐसा कुछ भी नहीं। तो यकीन मानिए ये सारे आपके लिए रामबाण हो सकते हैं और यूपी टीजीटी तो इन्हीं में से एक है जो अगले 3 महीने में आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे। तो आप सभी के इन्हीं डाउट्स को मैंने यहाँ पर कंप्लीट करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में आपके फिर से किसी कमेंट्स के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।
जय हिंद एवरीवन।